hope you are fine and studying well. We are doing our fifth unit states of matter and today's topics are gaseous states, जिसमें हम पढ़ेंगे general characteristics about the gaseous states, then measurement of mass, volume, pressure and temperature को हम सीखेंगे क्योंकि आगे आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उनके लिए आपको ये जरूरी है कि आपको इनकी मेजरमेंट आनी चाहिए कि कैसे, और कन्वर्जन भी आना चाहिए कैसे यूनिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे। देन हम गैसेस लॉ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बॉयज लॉ को आज स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। गैसियस स्टेट हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी गैस अवेलेबल है जो हम स्टडी कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा भी है। देखो, एक तो हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, फर्स्ट जो है ग्रुप में आती है आपकी हाइड्रोजन, वो गैस है। फिर 15th ग्रुप में आती है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है, ये तो फर्स्ट ग्रुप में आती है, ये आपकी 15th ग्रुप में नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन 16th ग्रुप की, 17th ग्रुप में फ्लोरीन और क्लोरीन आती है। 18th ग्रुप की ऑल गैसेस जो है आपको पता है इनर्ट गैसेस है ना, वो सारी गैसेस स्टेट में है। कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड राडॉन। कितनी होगी भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई भी। तो ये जो 11 एलिमेंट्स हैं ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कौन कौन सी 11 गैसेस हैं, क्योंकि हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना कौन सी गैसेस हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द गैसेस स्टेट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गैसेस स्टेट क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्या रीजन है। दो मेन रीजन होते हैं, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स यानी जो भी सब्सटेंस है उनके जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे भी हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, ठीक है, उनके बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, और थर्मल एनर्जी लो होगी तो वो गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट एक्वायर करते हैं। और गैसियस स्टेट कब करते हैं? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो क्या हो? नेग्लिजिबल हो, वेरी वीक या नेग्लिजिबल, ठीक है, हो ही ना, लगभग ना मतलब। और थर्मल एनर्जी क्या होनी चाहिए? वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी हो। तो एनर्जी होगी तो वो इधर से इधर मूव करते रहेंगे और इंटरेक्शन नहीं होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे और वो कौन सी स्टेट एक्वायर कर लेते हैं? गैसियस स्टेट एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने रीजन देखे थे। अब आगे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं गैसियस स्टेट की क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गैसेस की ना तो कोई शेप होती है ना ही उनका वॉल्यूम होता है। जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो उनकी ही उसको फुलफिल कर देती है, उसी की शेप अक्वायर कर लेती है, ये भी कह सकते हैं। जैसे कि हम गैसेस को बैलून में डालते हैं तो गोल शेप अक्वायर कर लेगी, अगर हम किसी ऐसे सिलेंड्रिकल किसी कंटेनर में डालेंगे तो उसकी शेप हो जाएगी उसकी, है ना। वैसे तो कोई गैस की शेप होती नहीं है, ठीक है। और जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो उसको हमेशा फुलफिल करेगी। ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम गैसेस जो है वो क्या होगी, हाफ कंटेनर भाई ये गैस का भरा हुआ है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, दे फुलफिल द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव लोअर डेंसिटी। डेंसिटी जो है लो होगी क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी। तो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना उसका मास है पार्टिकल का, दैट इज डेंसिटी, है ना भाई। इतनी सी यूनिट के अंदर कितने पार्टिकल्स आ गए हैं, क्या उनका मास है, दैट इज डेंसिटी। अब देखो पार्टिकल्स जो है गैसियस स्टेट में दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होते हैं तो इस छोटी सी जगह में एक आधा पार्टिकल मुश्किल से मिलेगा। लिक्विड में बहुत ज्यादा पार्टिकल हो सकेंगे और सॉलिड में तो आपको पता है कॉम्प्रेसली पैक्ड होते हैं पार्टिकल क्लोजली इस तरह से, तो बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की उससे कम, और गैसेस की क्या है बहुत ही कम होती है डेंसिटी, ठीक है। देन दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेसिबल मतलब उसको हम दबा सकते हैं। आपको पता है पार्टिकल अगर दूर दूर है तो उसको कंप्रेस करेंगे तो वो पार्टिकल के बीच में काफी स्पेस है, तो वो पार्टिकल उनकी जगह लेते जाएंगे और कंप्रेस कर सकते हैं, उसे हम दबा सकते हैं ना।
सॉलिड जो है उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। लिक्विड में फिर थोड़ा बहुत स्पेस होता है तो इनको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को बहुत ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी से बहुत ज्यादा ही होती है। नेक्स्ट, दे एक्सर्ट द प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसकी वॉल पे ये ऐसे प्रेशर डालते हैं, ऐसे धक्का मारते हैं इससे ज्यादा के, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, मूव करते हैं फोर्सफुली और ऐसे, और ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये नहीं है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये जो है प्रेशर एक्सर्ट करके, ये ऑल डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली एक्सर्ट करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मेजरमेंट करेंगे हम। तो मास की मेजरमेंट कैसे करेंगे? गैसेस के मास की मेजरमेंट हमने करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें हमने वो जो गैसेस है जिसकी मेजरमेंट करनी है उसको डाल देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या कर लेंगे, उसको वे कर लेंगे, ठीक है। वेट कर लिया, उसका आ गया। अब उस गैसेस को मतलब उसमें से निकालेंगे कंटेनर में से, और खाली जो हमारा कंटेनर है उसको वे कर लेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द मास ऑफ द गैसेस, है ना, वो उसका मास आ जाएगा। तो इस तरह से हम मास निकाल सकते हैं। लेकिन जो अब हम मास जो है करते हैं एक्सप्रेस्ड, वो मोल्स में करते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं मोल्स में। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स वैसे तो आपको फर्स्ट यूनिट में मैंने डिटेल में करवाई दिया है, फिर से कर लेते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं? जितना भी मास होता है, मास इन ग्राम, जो हम निकाल लेंगे कैसे, कंटेनर, फिल्ड कंटेनर से माइनस कर देंगे उस एम्प्टी कंटेनर के वेट को, तो गैस का जो है मास आ जाएगा ग्राम्स में, ठीक है। वो मास ग्राम्स में आएगा। अब हमने एक्सप्रेस किस में करना है उसको, मोल्स में, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो मास निकाला है मास इन ग्राम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो गैस है उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे, तो उतने नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो ठीक है, तो मास को हमने मोल्स में एक्सप्रेस करना है। और अगर फिर हमें ये निकालना है कि उस जो मास है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज मोलिक्यूल्स हैं या तो, है ना। तो ये अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होती है अमाउंट 1 मोल में, ठीक है। तो जितने भी मोल्स होंगे उसमें क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे मान लो, और यहाँ पर x मोल्स आ गया हमारा, ठीक है। तो हम उसमें कितने मोलिक्यूल्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने मोलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो हम मोलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, किसी भी अमाउंट दे रखी है जो भी सब्सटेंस की, उसमें उसको मोल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम मेजरमेंट करेंगे मास की, ठीक है। आई थिंक क्लियर। ये यूनिट जो है कन्वर्जन जो है आपका किसमें, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। डायरेक्ट तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट में है, जैसे वैसे पूछ लेते हैं मोल्स में, लेकिन यहाँ हमने किस लिए कर रहे हैं, हम इसको रिवाइज, ताकि जो न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सके, ठीक है। वहां पे आपको वेट दे दिया जाएगा तो मोल्स में आंसर पूछ लिया जाएगा भी इतने मोल्स है, या मोल्स में दे रखी है अमाउंट, आपको मोलिक्यूल्स भी निकालने आ सकते हैं, कैसे भी आ सकता है। तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था मास का कन्वर्जन। अब वॉल्यूम का देखते हैं। तो वॉल्यूम जो है कैसे निकालेंगे हम, अगर हम गैसेस टाइप की बात करें, उसका वॉल्यूम अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिस भी हमने कंटेनर में डाल दी गैसेस, तो आपको पता है वो उसी की शेप अक्वायर कर लेती है, उसी का वॉल्यूम भी अक्वायर कर लेते हैं, यानी ये इसको हमेशा फुलफिल करेगी। तो जिस भी कंटेनर में आप लोगे उसका जो वॉल्यूम होगा वही जो है गैसेस का वॉल्यूम होगा, ठीक है, उस गैस का वॉल्यूम होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम आपको पता है कैसे निकाल लेते हैं, जो भी कंटेनर है उसके डायमेंशन से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, वो आपको पता ही है, ठीक है। स्क्वायर का कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। और तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। कंटेनर का वॉल्यूम जो आएगा वही हम कहेंगे कि गैसेस का वॉल्यूम है। उसके बाद हम देखो जो वॉल्यूम है मोस्टली क्या, फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। मान लो स्क्वायर है, उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब वैसे तो बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए इसकी छोटी यूनिट यूज करेंगे हम, क्योंकि कंटेनर हम जो है छोटा लेते हैं
और वहां पर हम लगभग सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। तो इनमें आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैसे बनेगा, डेसीमीटर क्यूब कैसे बनेगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशंस होते हैं या लिक्विड होते हैं उनको भी आगे हम वे करेंगे, तो उनकी मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उनको लीटर में, आपको पता है कि लीटर यूज करते हैं, यूनिट है ना लीटर, या फिर उसकी स्मॉल यूनिट क्या यूज करते हैं हम, मिलीलीटर, ठीक है। तो वहां लीटर और मिलीलीटर को यूज करेंगे, यहाँ पर हम मीटर क्यूब ना करके सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं, ठीक है। इनका आपस में कन्वर्जन आना चाहिए, जैसे कि 1 मीटर क्यूब जो है 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं भाई, या कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ भाई। 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्लियर है ये बात, ठीक है। और अगर हम इसको 1 ml को डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर 1 ml की जगह हम क्या ले ले, 1 लीटर ले ले, यहाँ पर 1 लीटर, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं भाई, 10 की पावर 3 ml होते हैं, है ना। तो इसके अंदर कितने बन जाएंगे, 1 लीटर 10 की पावर 3 ml के बराबर, है ना। 1000 ml के बराबर होता है 1 लीटर, यानी 10 की पावर 3 ml लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो 10⁻³ ml के बराबर होता है 1 लीटर, और 1 ml जो है आपका किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर के अंदर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो 1 की जगह हमने लिख लिया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये एज इट इज रहा, ठीक है। तो 1 लीटर को 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल भी लिख सकते हैं, या 10 की पावर 3 ml के इक्वल भी लिख सकते हैं, इज इट क्लियर। और इसमें अगर हम डेसीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहें इसको, तो कितने हो जाएंगे, डेसीमीटर 1 लीटर के अंदर जो है आपके 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, वो डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसी को हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मीटर के अंदर एक आ गया आपका 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 1 लीटर, ये 1 लीटर की कन्वर्जन है सारी। 1 लीटर में 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर डेसीमीटर देखें तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के ही इक्वल होता है, ठीक है। और 1 लीटर अगर मीटर क्यूब में निकालना तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 जो है ml होते हैं, इसलिए आप ml से भी कन्वर्ट इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इनको कन्वर्जन करना है। और क्या है भाई, मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, ठीक है। और 1 मीटर 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। ये सारे कन्वर्जन हो गए। तो वॉल्यूम में हम ये सारी चीजें यूज करेंगे, मीटर को मिलीलीटर में यूज करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, या यहाँ पर आपको डेसीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में भी जो है कन्वर्टर आना चाहिए, क्योंकि क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम की यूनिट्स हैं, ठीक है। इसलिए ये 10 की पावर देखो क्यूब हो गए हैं सारे, थ्राइस होंगे, ठीक है। इसको आप है ना ऐसे भी, अगर आपको नहीं समझ आए ना, तो एक चीज ऐसे आपको सिंपल यूनिट अगर याद है, जैसे कि 1 मीटर है इज इक्वल टू क्या होता है, 10 डेसीमीटर, ठीक है, ठीक है। अगर हमने इसकी वॉल्यूम में कन्वर्जन करना है तो इसका क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब और इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इसका तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा,
1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा इसका, और डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, ये ऐसे हमने निकाला है। तो सिंपल से भी निकाल सकते हो कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका अगर हमने कन्वर्जन करना है वॉल्यूम में, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 100 सेंटीमीटर इसका होल क्यूब, ठीक है। तो इसका क्यूब इंटू में सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरह से आप आपस में सिंपल यूनिट भी याद है तो उससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप ये पावर वाली यूनिट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। गैस का प्रेशर हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम मेजरमेंट करते हैं उसको तो हम बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं उसकी, ठीक है। और अगर हम जैसे कोई गैसेस हैं हमारे पास, हम लेबोरेटरी में उसको कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट हम मैनोमीटर से करते हैं, ठीक है। तो ये यूज करते हैं बैरोमीटर, मैनोमीटर। ये तो हम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। मैनोमीटर हम यूज करते हैं हमारे जो गैसेस हैं इन कंटेनर के अंदर गैसेस हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर यूज किया जाता है। बैरोमीटर, बार यहाँ से वर्ड आता है, बार होती है प्रेशर की यूनिट, ठीक है, इसलिए बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बैरोमीटर और मैनोमीटर। अब ये जो बैरोमीटर मैनोमीटर है इनके अंदर क्या यूज किया जाता है? मरकरी यूज किया जाता है, Hg, ठीक है। तो ये ही जो है क्यों यूज किया जाता है मरकरी में, आपको पता है ये क्या है? एक मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो है हमारा उस पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, बाकी क्या है, सारे सॉलिड मेटल है, ठीक है। एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जिस भी कंटेनर में आप डाल दोगे मान लो, तो ये इसकी वॉल को स्टिक नहीं करता है। मतलब जैसे ही ये नीचे आएगा, आपने थर्मामीटर देखा होगा, तो नीचे आ जाता है और ये यहाँ पर वॉल पे अटैच नहीं होता। अब जैसे पानी डालेंगे तो आपको पता है वॉल को वेट कर देता है ना, उसके साथ कुछ तो उसके कुछ पार्टिकल्स यानी कि वॉल पर चिपक जाएंगे, है ना। लेकिन मरकरी में ऐसा कुछ नहीं होता है इसका। तो ये एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हम मरकरी को क्या है यूज करते हैं, थर्मामीटर हुआ, ये बैरोमीटर हुआ, इनके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं प्रेशर को। प्रेशर की यूनिट वैसे तो क्या होती है, मेन आप बार यूनिट देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक यूनिट होती है, वे इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका, तो वो करते हैं। पास्कल यूनिट है, पास्कल, ठीक है। और अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी कुछ एक यूनिट है। और mmHg में भी आप देखा होगा अपने प्रेशर को हम मेजर करते हैं कि मरकरी का जो है मिलीमीटर, mmHg प्रेशर कितना है, तो उसमें भी हम मेजर करते हैं। तो ये कुछ एक यूनिट है जो आपकी प्रेशर के लिए गिवन होंगी, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेशर है। फिर हमको इनमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। मान लो एक तरफ तो आपको कोई प्रेशर की यूनिट कुछ दे रखी है, बार ही दे रखी है, और आंसर पूछ रहा है कितने उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो दूसरे में पढ़ना, तो कन्वर्जन तो आना चाहिए ना कि। तो इसका कन्वर्जन तो सिंपल जो ज्यादातर न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे वही बताऊंगी, बाकी तो आपको पता है कितने भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी में। तो आपको कुछ एक याद करने हैं। एक तो ये याद करना है कि 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर हमको क्या लेके चलते हैं, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, हम 1 एटमॉस्फेरिक लेके चलते हैं, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक जो है 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है प्रेशर, और क्या कह सकते हैं हम 760 mmHg के बराबर होता है, ठीक है। एक तो आपको ये याद करना है 1 एटमॉस्फेरिक 760 mmHg, सेंटीमीटर रेयरली एक आधे में आ भी जाए कॉम्पिटिटिव वगैरह में तो आप देख सकते हैं, बाकी mmHg में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया।
और 1 एटमॉस्फेरिक कितने बार के इक्वल होता है, ये आ जाएगा, बार में आ जाता है तो ये लगभग 1.01325 इतने बार के बराबर होता है। ठीक है, ये याद कर लेंगे। और अगर इसका उल्टा करना चाहें कन्वर्जन तो ये भी याद कर लें, तो 1 बार जो है इज इक्वल टू कितने एटमॉस्फेरिक होता है, 0.987 एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपस में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे तो इधर दे रखी है, एक पता है तो दूसरा कन्वर्जन आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपको ये याद करना है, एक आप याद कर सकते हैं पास्कल वाला। 1 पास्कल पीए से यूनिट जो है इसको डिनोट किया जाता है पास्कल को। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होंगी आपकी प्रेशर्स की यूनिट जिनको आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर आपको आता ही है। टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। ठीक है, मोस्टली आपको जो न्यूमेरिकल करने हैं वहां पर केल्विन तो दे रखा होता है, लेकिन नहीं दे रखा होता तो डिग्री सेल्सियस दिया होता है, उसको आपको केल्विन में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, केल्विन लेके ही हम टेम्परेचर की जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह जो सोल्व करेंगे। तो केल्विन को आपको पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, 273 ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले फर्स्ट यूनिट में भी बताया था। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपका 0.15 भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में पॉइंट वाले जो है सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, अभी ज्यादा लंबा बन गया है। तो न्यूमेरिकल आप जो है पॉइंट को हटा के 273 प्लस करके डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज करके वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको स्पेशली क्वेश्चन ये आ जाए कि इसको इतने टेम्परेचर में कन्वर्ट करो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करो या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, तो आपको 273.15 लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड जो है। ठीक है, ये बस ये बात याद रखना। तो बस टेम्परेचर का तो हमारा सिर्फ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन आपको दिया होगा, वही कन्वर्जन आएगा। तो न्यूमेरिकल में आपको केल्विन कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये तो हमारी हो गई मेजरमेंट, हमने किस तरह से मास की कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने वॉल्यूम का कन्वर्जन देख लिया, फिर प्रेशर और टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ये गैसेस लॉ स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इसमें आ जाता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है कि अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, हमने उसको फिक्स कर दिया है, तो जो वॉल्यूम है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रेशर ऑफ द गैस। क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने लिखा कांस्टेंट, जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। गैसेस के केस में ऐसे ही होता है। अभी देखो, एक कंटेनर ले लो, मान लो ये इस तरह से हमने गैस ले ली है ये, ठीक है, इसका ये वॉल्यूम है। अगर हम इसका वॉल्यूम कम कर देंगे तो ये पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पास पास में और क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो वॉल्यूम कम हुआ, इस तरह से कॉम्प्रेस्ड हो गई, तो पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा हो गए, थोड़ी सी स्पेस में ज्यादा पार्टिकल क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम किया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू K बाय P लिख सकते हैं, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम, P क्या है, प्रेशर। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। अभी मैं बता दूंगी कैसे स्टेटमेंट लिखनी है, कैसे उसका डेरिवेशन करना है, क्योंकि ला आएगा 2 मार्क्स का, तो आपको अच्छे से प्रॉपर लिखना आना चाहिए, कितना हमें उसमें लिखना है सफिशिएंट होगा जो हमारे 2 मार्क्स के लिए। ठीक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, प्रेशर को इधर ले, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी भी गैसेस के लिए वॉल्यूम और प्रेशर का जो है प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये है। अब देखो अगर हम, चलो इसको पहले में हम डिफाइन कर लें, ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लो। Boyle's law is defined as at constant temperature, volume of a gas is inversely proportional to the pressure of gas. This is Boyle's law. So V is inversely proportional to 1 by P, where V is volume of gas, P is the pressure. जिस तरह से मैं लिख रही हूँ वैसे आप लिखेंगे, कहीं पे भी मार्क्स कटने के आपके चांस नहीं है। आपने सब कुछ डिफाइन किया, अच्छे से डेफिनेशन लिख दी है, फिर आपने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया है, उसमें आपने बता दी है टर्म्स कि V क्या है, P क्या है, अच्छे से बता दे। टीचर्स को तो वही पता ही होता है, लेकिन आपको पता है ये कैसे पता चलेगा, जब आप वहां पर लिखोगे, ठीक है। ये नहीं मान के चलना कि टीचर को तो पता ही है V वॉल्यूम होते हैं, है ना, हमें वो चीजें बतानी है यहाँ पर, ठीक है। और V इज इक्वल टू K बाय P, वेयर K इज द, ये भी लिखेंगे हमने क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इज इट क्लियर? और हम यहां लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, PV इज कांस्टेंट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये आगे आपके एक्सप्रेशन किसके लिए, बॉयल्स लॉ के, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे और एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब देखो इसका एक अनदर एक्सप्रेशन भी हम निकाल सकते हैं। इनिशियली मान लिया हमने, इनिशियली P1 इज द प्रेशर and V1 is the volume of gas at constant temperature। कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है उस पे इनिशियली जो है P1 उसका प्रेशर है गैस का, और V1 क्या है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है। देन प्रेशर जो है, प्रेशर चेंजेस टू P2 एंड वॉल्यूम जो है चेंज हो जाता है उससे V2। प्रेशर P2 चेंज हो गया गैस का, और वॉल्यूम क्या चेंज हो गया, V2। तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि आपको पता है P1 V1 का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा उस गैस के लिए टेम्परेचर पे, और P2 V2 का भी कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रही है ना, अभी हमने किया था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था, ठीक है। तो वही है P1 V1, जब P1 होगा प्रेशर तो वॉल्यूम V1 है, तो P1 V1 कांस्टेंट, और ऐसे ही P2 V2 कांस्टेंट, तो यानी कि ये कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये इक्वेशन आपकी बहुत यूज होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बॉयल्स लॉ की। अगर हम प्रेशर वर्सेस 1 बाय वॉल्यूम, 1 बाय वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ देखें तो क्या आएगा, देखो यहां से आपने अभी देखा हमने वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय P या 1 बाय V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, एक ही बात है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये 1 बाय V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P ऐसे बोलेंगे ना, P डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोलेंगे, है ना इसको, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। तो हमने 1 बाय V लिया है और यहाँ P लिखा है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा 1 बाय V की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सॉरी, इसको थोड़ा सा ऐसे, है ना, समझ आ रही है ना। 1 बाय V लिया मैंने, V नहीं लिया, वॉल्यूम लेते तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता तो प्रेशर घटता, प्रेशर घटता तो वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन 1 बाय V लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लिया है मैंने P, तो ये दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी कि जैसे जैसे 1 बाय V की वैल्यू बढ़ेगी तो
तो पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरह से लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ध्यान रखना है। दूसरा हमने देखना है पीवी वर्सेस पी का कांस्टेंट। पी प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम का हमने ग्राफ देखना है। तो आपको पता है पीवी जो है, पीवी कांस्टेंट आता है बॉयल्स लॉ के लिए, है ना। तो ये कांस्टेंट रहेगा, नहीं चेंज नहीं होगा, किसी चीज से भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी। ठीक है, इस तरह से। तो प्रेशर वॉल्यूम का और प्रेशर का ग्राफ जो है आपका इस तरह का आएगा। अगर हम इसको प्रेशर और वॉल्यूम का देख लें, यहां तो हमने 1/v लिया था, है ना। अब हमने लिख लिया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह का आपका ग्राफ आ जाएगा। देखो, वॉल्यूम घटाओ, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। देखिए, इज इट क्लियर। तो ये तीनों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं बॉयल्स लॉ के लिए, ग्राफ बनाने भी आ जाते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ के क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, या प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें इतनी गैसेज हैं, ठीक है, इतने वॉल्यूम की, फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, गैसेस क्या है, कॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेस कर सकते हैं उससे, है ना। इससे क्या पता हम चला हमें, गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। अब कॉम्प्रेस करेंगे इस तरह से उसको, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड डेंसिटी इंक्रीज, यानी कि हाई जो, अगर प्रेशर जो है, अब डेंसिटी का रिलेशन देख लेते हैं पहले, फिर आपको देखो, डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। अगर हम प्रेशर की बात करें तो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगी कि नहीं, यानी जितना प्रेशर अप्लाई ज्यादा करोगे उतनी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यही हो रहा है ना, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पार्टिकल पास पास में आ रहे हैं, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और प्रेशर जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो इसका क्या बेनिफिट होता है, देखो हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं पहाड़ों पर, तो क्या होता है कि वहां पर प्रेशर जो है क्या होता है, कम होता है ना, लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर होगा तो डेंसिटी जो है एयर की क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो डेंसिटी कम होगी। तो इसी तरह जब जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हम देखते हैं पहाड़ों पर, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। तो ऑक्सीजन कम हो गया तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसकी वजह से जब हम कहीं पे माउंटेन वगैरह पे जब जा रहे हैं तो गैस के सिलेंडर भी लेके जाते हैं माउंटेन वगैरह, है ना। तो इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको पता है कि क्या है, लो प्रेशर है ऊपर। जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे प्रेशर कम होता जाता है, और प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो गई। ये किसने बताया, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चला। डेंसिटी कम होगी यानी कि हमें ऑक्सीजन की अमाउंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होंगे, कम होंगे। तो हमें ऑक्सीजन क्या होगी, कम मिलेगी। कम मिलेगी मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत आएगी। इसीलिए हमें जरूरी है भाई, चलो गैस का सिलेंडर लेके चलेंगे, है ना भाई। तो ये हो गया, इज इट क्लियर। तो ये सिग्निफिकेंट निकला आपका किसका, बॉयल्स लॉ का, कि उन्होंने बताया गैसेस कॉम्प्रेसिबल है और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, और हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। इसकी वजह से वहां पर डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। हाई, तो इस वजह से वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन ही चाहिए सांस लेने के लिए भी। तो इसकी वजह से हम क्या है, गैसेस के सिलेंडर लेके जाते हैं जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, और वहां के जो जो लोग रहते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ कंप्लीट। अब इसके न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।